हमारा फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप्सो जो हमारे सेशन चल रहे हैं। हेलो 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 फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी। चलो सभी का हाल चाल फिर बढ़िया ही होना चाहिए। तो फाइनली एक बार मैं फिर अपनी पूरी की पूरी सीएस प्रोफेशनल की फैमिली के सामने एक बार यहाँ पे आ चुका हूँ सर। मेरा थोड़ा गला आज खराब है, बट मैंने आपसे कमिटमेंट की थी कि डेली मैं शाम को 7 बजे यहाँ पे आऊंगा, तो मैं अपनी कमिटमेंट पूरी जरूर करूंगा। तो प्लीज बस ये ध्यान रखना कि मैं आज ज्यादा जोर से नहीं बोल पाऊंगा, बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट बस ये कि जितनी देर हमारा सेशन चलेगा आपने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि आज हमारा सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरे अंदर एनर्जी नहीं है तो कम से कम आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए कि सर आप टेंशन मत लो, एनर्जी आज हमारे अंदर रहेगी, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं सही ढंग से, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी बात आप तक आएगी नहीं, मेरी बात समझ के अंदर भी आएगी, सारी बातें आपको समझ के अंदर आएंगी, बट मैं उस लेवल की एनर्जी से नहीं बोल पाऊंगा जैसे मैं नॉर्मली क्लास के अंदर बोलता हूं, ठीक है। तो प्लीज कोशिश करना कि मेरी बातों को बहुत ध्यान सुनना। मैं पूरी की पूरी फैमिली से दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज सारी के सारी प्रोफेशनल के बच्चे यहाँ पर अगर मेरे सामने हैं, आपने आज के सेशन को बहुत ध्यान सुनना है, क्योंकि आज के सेशन के अंदर हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के। तो फाइनली आज हमारा सेशन नंबर 15 आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं सर। आप सब जानते हो, मैंने आपको पहले भी कहा था कि एमडब्ल्यूएफ में जो मेरे सेशंस होते हैं वो प्रोफेशनल के बच्चों के लिए होते हैं, और इंटरनेशनल टैक्सेशन हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसका पार्ट नंबर 3 आज हम यहाँ पे करेंगे। कुछ सेक्शंस हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं, जो बैलेंस आपके होंगे वो आज हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद का जो मेरा अगला सेशन होगा, एक सेशन और लगेगा टीपी के ऊपर, फिर टीपी हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद के फिर जो बैलेंस दो सेशन जो होंगे ना, वो सारे के सारे हमारे होंगे डीटी डबल ए के ऊपर और एक गार के ऊपर। अब मुझे पता नहीं, या तो मुझे बच्चे कम दिखते हैं या बच्चे आ ही कम रहे हैं कि सीएस प्रोफेशनल के बच्चे यहाँ पे सेशन में कम आते हैं। वो नॉर्मली या तो वीडियो बाद में देख लेते होंगे या वो इस टाइम नहीं देखते, मुझे पता नहीं, या तो उनको टीपी जो है अच्छे से आता होगा या सब कुछ आपको अच्छे से आता है। बट फिर भी मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैंने कमिटमेंट किया कि प्रोफेशनल के बच्चों के लिए मैं डेली अलग से आऊंगा। अब चाहे वो 50 बच्चे बैठे, चाहे वो 40 बच्चे बैठे, चाहे वो 30 बच्चे बैठे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन सबके लिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस एक है कि जो मेरे डेली सेशंस होंगे ना सर, प्लीज अपने दोस्तों को जरूर देना। देखना ना देखना उनकी मर्जी है, क्योंकि ऑब्वियस से बता रिजल्ट उनका आना है, एग्जाम उन्होंने देने, बट आपका एक फर्ज बस ये बनता है कि अगर मैं यहाँ पे आके मेहनत कर रहा हूँ, हार्डवर्क कर रहा हूँ, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बस ये कि दोस्तों को ये बताना कि भैया डेली शाम को सेशन एमडब्ल्यूएफ में होता है प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए, प्लीज आपने आना है। और एक लास्ट सेशन जो मैंने लिया था उसके अंदर कुछ बच्चों ने ना वीडियो के एंड में कमेंट किया था कि सर वो आप जीएसटी की क्वेश्चन कब डालोगे, या आपने कहा था क्वेश्चन प्रैक्टिस कराओगे। तो मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर दूं, जितने बच्चे इस टाइम मेरे प्रोफेशनल की फैमिली के बैठे, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि 1 से, यहां पर मैंने लिख भी दिया 1 से आपके जितने भी जीएसटी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे ना, वो सारे मैं यूट्यूब पे कराऊंगा। आज तक आपके सीएस प्रोफेशनल में, सीए फाइनल में, सीए इंटर में, सीएस एग्जीक्यूटिव में, इवन सीएमए के अंदर भी जितने अभी तक जीएसटी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बने हैं, चाहे वो वैल्यूएशन के हैं, चाहे वो आईटीसी के हैं, चाहे वो आपके टाइम ऑफ सप्लाई के हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई के हैं, रजिस्ट्रेशन के हैं, सप्लाई के चैप्टर के, किसी भी चैप्टर के आपके एग्जाम में जितने क्वेश्चंस आए होंगे ना अभी तक, वो सारे के सारे मैं करवाऊंगा सर। तो आपको मैंने पहले भी कहा था कि एडवांस टैक्स का पेपर आपका नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। बाकी पेपर पे ध्यान दो, ये पेपर मुझे आपको करवाना है, ठीक है ना। और ये टेंशन मत लेना कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहे सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे, देखो मैं अपने पेपर की टेंशन लेके चल रहा हूँ, आपको बाकी पेपर की टेंशन लेनी। बस आपने एक काम करना है कि डेली शाम को आधा घंटा अगर आप मुझे सुन लोगे ना, इतनी मेरी गारंटी आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। और प्लीज यार लाइक करके जाया करो वीडियो को, क्योंकि आपके लाइक ही मेरा मोटिवेशन होता है। देखो एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे इतने सारे लाइक कर देते हैं, प्रोफेशनल वाले बच्चे वैसे ही थोड़े कम होते हैं, बट फिर भी उम्मीद करता हूं कि आप भी मुझे वही सेम प्यार दिखाओगे जो मैं आपके प्रति दिखाता हूं, ठीक है। और मैं दोबारा से बोलूंगा, मेरे गले पे मत जाना। आई होप आपको मेरी आवाज आ रही होगी, मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है 2-3 दिन से, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज के सेशन में भगवान करे मुझे वही सेम एनर्जी प्रदान करे कि मेरी फैमिली के हर बच्चे को यहाँ पे समझ में आ जाए, ठीक है नी। स्टार्ट करें सेशन, पक्का पक्का।
अभी तक सेशन जो हमारे हुए कोई दिक्कत तो नहीं है? और जो बच्चा आज हमारे सेशन में नया नया जुड़ा है तो उनको मैं बोल दूं भैया पहले सेशन पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 देख लेना, उसके बाद पार्ट नंबर 3 देखना, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो तो फाइनली मैं सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं जी, इधर देखना ध्यान से। अब अगर मैं अभी तक बात करता हूं, जो हमने अभी पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में ट्रांसफर प्राइसिंग कंप्लीट की है ना, उसमें अभी तक हमने सेक्शन कौन कौन से कंप्लीट किए वो देख लेते हैं, और आज हमें सेक्शन कौन से कंप्लीट करने एक बार वो देखने जा रहे हैं। एक बार यहाँ पे चेक करना सर, एक तो 90 टू 1 यहाँ पे हम कर चुके हैं, 90 टू 2 यहाँ पे कर चुके हैं, 90 टू 2A हम यहाँ पे कर चुके हैं, 90 टू 3 हम यहाँ पे कर चुके हैं, B1 B2 हो चुका है, 90 टू A हम यहाँ पे कर चुके हैं, C1 C2 C3 C4 ये सारे प्रोविजन टीपी के अभी तक हमने रिवाइज कर लिए हैं। एक बार फटाफट से मुझे सेक्शन नंबर से इनकी हेडिंग बोल दो, हेडिंग में आपने क्या पढ़ा था। अब अगर मैं 90 टू 1 की बात करूंगा तो 90 टू 1 तो बिल्कुल हमारा बेसिक था। उसने बोला था कि अगर आपने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की होगी ना, उस इनकम को हम कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेस ऑफ आर्म लेंथ प्राइस, वो सारी की सारी बातें 90 टू 1 में थी। फिर इनकम इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर एंड इंटरेस्ट ऑल्सो, वो भी 90 टू 1 में एक्सप्लेनेशन के अंदर लिखा हुआ था। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं, वो 90 टू B1 के अंदर था, 90 टू B2 के अंदर था। अगर B1 B2 की बात करूं, B1 का मतलब क्या था कि एक्चुअल कब बनेगी, B2 का मतलब क्या था डीम्ड कब बनेगी, वो सारी की सारी बातें यहाँ पे थी। फिर इंटरनेशनल ने बोला जी इंटरनेशनल तब बनती है अगर दोनों पार्टी में लिंक होगा, दोनों पार्टी में रिलेशन होगा, दोनों पार्टी क्या होंगी, एसोसिएटेड होंगी। अब ये एसोसिएटेड किसे कहते हैं, वो 92A के अंदर है, तो 92A भी हमने कंप्लीट किया लास्ट सेशन के अंदर। उसके बाद फिर एक 92 था, उसने बोला था कि भैया अगर कोई खर्चों की अपॉर्शनमेंट करनी है, अगर खर्चों की एलोकेशन करनी है ना, तो अपॉर्शनमेंट एलोकेशन जो करोगे वो ऑन द बेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू करोगे, आर्म लेंथ प्राइस करोगे, वो 92 के अंदर था। फिर 92 ये बात बोलता रही इंटरनेशनल पर तो टीपी लगेगा ही लगेगा, कुछ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन ऐसी होंगी जहां पे टीपी लगेगा, वो कौन सी होंगी, वो 92BA में लिखा होगा। वो नेक्स्ट सेशन लास्ट सेशन जो होगा उसके अंदर हम देख लेंगे 92BA क्या है। उसके बाद 92 ये बात बोलता रही अगर टीपी लगने से इंडियन गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है, अगर टीपी लगने से इंडियन गवर्नमेंट के रिवेन्यू को नुकसान हो रहा है, उस केस में ट्रांसफर प्राइसिंग का लो एप्लीकेबल नहीं होगा। ये बातें 92 में लिखी हैं। उसके बाद 92C1 बोलता है भैया जो भी है बार बार आप ALP वर्ड यूज कर रहे हो ना, इस ALP को निकालने के टोटल 6 मेथड हैं, 5 मेथड स्पेसिफिक हैं और लास्ट में था अदर मेथड्स एनी अदर मेथड स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। अब 5 मेथड में कौन कौन से मेथड होंगे, एक बार नाम बोल सकते हो कौन कौन से मेथड हैं। एक तो पहला कप मेथड है, रिसेल प्राइस मेथड है, कोस्ट प्लस मेथड है, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड है, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड है और एनी अदर मेथड स्पेसिफाइड बाय बोर्ड है। टोटल मिला के 6 मेथड है। इन 6 में से जो भी आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड होगा उसको यूज करके आप ALP निकालोगे। अब वो मेथड कैसे यूज करने हैं आज के सेशन में वो देखने हैं। उसके बाद 92C2 में लिखा हुआ है कि भैया अगर आपने कोई भी मेथड यूज किया, फॉर एग्जांपल कोई भी मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड यूज किया, उसको यूज करके अगर आपके ALP मोर देन 1 आ रहे हैं तो आप अर्थमेटिकल मीन लेके चलोगे। अर्थमेटिकल मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज, और अगर वो एवरेज ALP ट्रांजैक्शन वैल्यू के 3% के बीच में आएगा तो फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू तुम्हारी ALP बन जाएगी, और अगर 3% से ज्यादा होगा फिर जो तुमने ALP निकाला होगा वही ALP बनेगा। और होलसेल ट्रेडिंग वाले केस में ये रेशो कितनी हो जाएगी, 1%। ये बातें हमने वहां पर की थी। फिर 92C3 हमने बोला, उसने बोला जी इस केस में ना डिपार्टमेंट तुम्हारा ALP निकालेगा, क्योंकि जो तुमने ALP निकाला डिपार्टमेंट को वो ALP गलत लग रहा है, और डिपार्टमेंट को वो ALP गलत गलत कब लगेगा, अगर 4 में से आपने कोई भी एक डिफॉल्ट किया होगा। कौन कौन से डिफॉल्ट, या तो आपने ALP उन 6 मेथड से निकाला नहीं, या बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने जमा नहीं कराए, या बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने मेंटेन नहीं किए, या मेंटेन किए गलत मेंटेन किए, उस केस में डिपार्टमेंट आपका ALP निकालेगा। फिर 92C4 ये बात बोलता है भैया जो भी डिपार्टमेंट तुम्हारा ALP निकालेगा ना, उस डिपार्टमेंट अपने ALP को यूज करके इनकम निकाल देगा, बट जो भी वो इनकम निकालेगा उस इनकम पर ना तो कोई डिडक्शन मिलेगी ना एग्जम्पशन मिलेगी, कोई भी बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। वो 92C4 के अंदर है। अब ये सारी बातें अभी तक हमने 2 सेशंस में कंप्लीट की हैं, लास्ट 2 सेशन आई होप आपने वो देख ली होंगे। अब अगर मैं आज की बात करता हूं, आज तो एक तो हमें रूल नंबर 10B हमें कंप्लीट करना है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल, मुझे पता नहीं बार बार क्यों लग रहा है कि जिनके एग्जाम जून के अंदर हैं या जिनके एग्जाम दिसंबर के अंदर है ना, उनके एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बनेगा रूल नंबर 10CA का। अब चाहे वो 5 नंबर का बने चाहे वो 8 नंबर का बने, रूल नंबर 10CA वैसे है किसका, रेंज कॉन्सेप्ट। अब ये रेंज कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, रेंज कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा, इसमें ALP कैसे निकालेंगे, वो सारी बातें देखेंगे। और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ना आज मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, आपने वो होमवर्क कंप्लीट करना है। अगले सेशन में आने से पहले उस होमवर्क में कोई भी डाउट्स होगा आप मुझे बताओगे, ताकि अगले सेशन के अंदर पहले मैं डाउट डिस्कस करूंगा, फिर टीपी का पूरा चैप्टर नेक्स्ट सेशन में हम पूरा कंप्लीट करके रिवाइज कर देंगे। बस ये पर ध्यान दो। अच्छा, एक बच्चे का और डाउट था कि सर ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर में ना एक क्वेश्चन बार बार हमारे एग्जाम में आता है कि ट्रांसफर प्राइसिंग में रोल बैक प्रोविजन क्या होता है। अब ये रोल बैक का ना प्रॉब्लम पता है क्या है, रोल बैक एक टेक्निकल टर्म्स है। आपने शायद टीपी के चैप्टर में एक सेक्शन देखा होगा 92CC और 92CD एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट।
अब ये एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के लो में ना ये लिखा हुआ है कि एग्रीमेंट करते हैं अगले 5 साल और पिछले 4 साल, तो पिछले 4 साल को हम ना रोल बैक बोलते हैं। तो उस रोल बैक के क्या क्या प्रोविजंस हैं वो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे, तो आप टेंशन मत लो। सर अगर जिम्मेदारी मेरी है तो जिम्मेदारी मेरी है, ये टेंशन मेरी है, आप उसकी टेंशन छोड़ दो, ठीक है जी। इधर सुना ध्यान से। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर आज हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रूल नंबर 10B। अब एक बार रूल नंबर 10B की हेडिंग बोल दो सारे बच्चे क्या लिखे हैं। आपको मैंने पहले बोला सर ये सेशन आज का ये आपने पूरा करवाना है, नहीं तो मेरे बस का आपके बिना पूरा करना नहीं है सर, ठीक है ना। मेरे बस का बिलीव में पूरा करना नहीं है, मैंने कमिटमेंट की थी, मैं इसलिए शाम को सेशन कर रहा हूं यहाँ पे कि ताकि हर बच्चा कम से कम ये देखे भाई हाँ भाई डेली हम शाम को इकट्ठा बैठते हैं और सर ऐसे बातें नहीं करते, डेली शाम को आते हैं सर। तो इधर सुना ध्यान से। अब अगर मैं यहाँ पे रूल नंबर 10B की बात करूंगा तो 10B का मतलब क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस। अब डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस का मतलब क्या है, याद करो मैंने कहा था कि आपके एएलपी निकालने के टोटल मिला के 6 मेथड होते हैं और सबसे बेस्ट मेथड जो होता है नॉर्मल कौन सा होता है, कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड होता है। अब बच्चा ये बात कहता है सर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कहां से बनेगा, 90% चांस है क्वेश्चन बनेगा कप मेथड का, 8 से 10% चांस है क्वेश्चन बनेगा रीसेल प्राइस मेथड का, और बाकी 0% चांस मान के चलो कि बाकी कहीं से क्वेश्चन बनेंगे। बट फिर भी हर क्वेश्चन में किस तरह से आपने एएलपी निकालना है वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे कप मेथड का, एक क्वेश्चन कप मेथड का मैं घर से होमवर्क भी दूंगा, एक क्वेश्चन रीसेल प्राइस मेथड का भी दूंगा, और रेंज मेथड के भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इधर देखना ध्यान से। अब अगर मैं सबसे पहले पार्ट की बात करता हूं ना, देखो मैंने हेडिंग क्या लिखी है, सबसे पहले हेडिंग डाली है कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड। अब बच्चा ये बात कर रहा है सर हमें ये ना एक बात समझ में नहीं आ रही कि हम ये मेथड यूज क्यों कर रहे हैं, मतलब इन मेथड को यूज करके हम एएलपी क्यों निकाल रहे हैं। एक बात मुझे सोच के बताना मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले। लास्ट सेशन के अंदर ना जब हमने टीपी का चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपको मैंने कहा था कि एसोसिएटेड एंटरप्राइज के बीच में जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हो ना उस केस में हम एएलपी निकालते हैं। अब सोच के बोला फॉर एग्जांपल अगर आपने ट्रांजेक्शन की 1000 रुपए की और अगर मान लो एएलपी 1100 रुपए है तो आप क्या करोगे, 100 रुपए एडबैक कर दोगे। ये सारी बातें हमने की थी। बट अब सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है कि आप 100 रुपए एडबैक तभी तो करोगे अगर आपका एएलपी 1100 होगा। अब इस एएलपी को कैसे निकालना है, इस एएलपी को निकालने के तरीके क्या क्या होंगे, तो गवर्नमेंट ने कहा था उसी को निकालने के 6 मेथड है, और सबसे बेस्ट मेथड जो यूज करोगे ना वो क्या बोलेंगे, कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड। अब इसका सोच के बताओ, नाम से पता लग रहा है कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक एंटरप्राइज ये वाली है, एक एंटरप्राइज ये वाली है, और इन दोनों में मान लो आपस में लिंक है, और एक एंटरप्राइज ये वाली है और एक एंटरप्राइज ये वाली है, इन दोनों में मान लो आपस में लिंक नहीं है। अब जिन दोनों में आपस में लिंक नहीं होगा ना, जिन दोनों में आपस में लिंक नहीं होगा, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, जिसमें आपस में लिंक है, जिसमें आपस में लिंक है और जिसमें आपस में लिंक नहीं है, इन दोनों को आपस में कंपेयर करो। इन दोनों को आपस में कंपेयर करो, और कंपेयर करने के बाद जो भी तुम्हारा प्राइस निकल के आएगा ना उस प्राइस को तुम आर्म लेंथ प्राइस बोल देना, दैट इज कप मेथड। तो सर कप मेथड बिल्कुल आसान है, बच्चों को कई बार बहुत मुश्किल लगता है कि कप मेथड में कुछ भी नहीं है। कप मेथड सिंपल सी ये बात कहता है कि भैया ऐसी ट्रांजैक्शन जो अनरिलेटेड पार्टी के साथ हुई है, ऐसी ट्रांजैक्शन जो अनरिलेटेड पार्टी के साथ हुई है, उस ट्रांजैक्शन के प्राइस को बेस बनाकर तुम अपना एएलपी निकाल दो। मैं दोबारा बोलूंगा, ऐसी ट्रांजैक्शन जो अनरिलेटेड पार्टी के साथ हुई है, उस ट्रांजैक्शन के प्राइस को बेस बनाकर तुम अपना एएलपी निकाल दो। अब सोच के बोलना, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये वाला प्राइस जो होगा ना, ये वाला प्राइस बेस जब बन जाएगा, अब इस प्राइस को मुझे इस प्राइस के बराबर लेके आना है। अब अगर इस प्राइस को इस प्राइस पे बराबर लेके आना है तो वो बराबर कैसे लेके आएंगे, वो सारी बातें हमें कप मेथड में समझनी है। देखो ये कप मेथड में आपने क्लासेस में क्या किया होगा, सबसे पहले गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि प्राइस चार्ज और पेड इन ए अनकंट्रोल या अनरिलेटेड ट्रांजैक्शन, मतलब जो अनरिलेटेड ट्रांजैक्शन वाले केस में जो आपने प्राइस चार्ज किया होगा ना, उस प्राइस को तुम क्या कर दो, बेस बना दो। फिर उसमें कुछ खर्चे ऐड करो, कुछ खर्चे माइनस करो, इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल डिफरेंस। फंक्शनल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई कमीशन है, कोई वारंटी है, कोई डिस्काउंट है, कोई ट्रांसपोर्टेशन है, कोई इंश्योरेंस है, तो ऐसे कई सारे खर्चे दिए होते हैं, उस खर्चों की एडजस्टमेंट करो। एडजस्टमेंट करने के बाद फिर जो तुम्हारा प्राइस निकल के आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, आर्म लेंथ प्राइस बोलेंगे। बस ये बात ध्यान देना। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही, पहली बात तो जब भी आप कप मेथड से एएलपी निकालोगे, सबसे पहले प्राइस बेस कौन सा बनेगा, जो अनरिलेटेड पार्टी से मैंने चार्ज किया होगा वो प्राइस बेस बनेगा। उस प्राइस में हमें एडजस्टमेंट करनी होगी। एडजस्टमेंट कैसी होंगी, फॉर एग्जांपल कमीशन की होगी, वारंटी की होगी, ट्रांसपोर्टेशन की होगी, डिस्काउंट की होगी, जो भी हमें क्वेश्चन में खर्चे दिए होंगे ना, उसके बेस पे हम क्या करेंगे, फंक्शनल डिफरेंस एडजस्ट करेंगे। फिर जो मेरा प्राइस निकल के आएगा वो मेरा एएलपी निकल के आएगा। आपको मैं दिखाता हूं एक क्वेश्चन, देखो यहां पे लिया हुआ है।
इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना सर, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे। अब यहां पर एक बार चेक करो, फॉर एग्जांपल मान लो ये इंडिया है, ये आपका यूएसए है, और ये मान लो ऑस्ट्रेलिया है। अब इंडिया और यूएसए में ना आपस में लिंक है, इन दोनों को हम बोलते हैं एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के अंदर मान लो आपस में लिंक नहीं है, इन दोनों में आपस में लिंक नहीं है, ये क्या है, अनरिलेटेड पार्टी है। पहली बात मुझे बताओ, इंडिया वाले ने यूएसए वाले को फॉर एग्जांपल एक सामान बेचा, कितने का बेचा, 1000 रुपए का बेचा, और यही सेम सामान उसने ऑस्ट्रेलिया वाले को 1500 का बेचा। अब मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में और कुछ भी ना कहा होता, अगर क्वेश्चन में और कुछ भी ना कहा होता, तो मेरा एएलपी कितना निकल के आता, मेरा एएलपी 1500 रुपए निकल के आता। सर एक बात मैंने सोच के बोलना, मेरी पूरी फैमिली अगर मेरे सामने बैठी, आप मुझे आंसर दोगे। फॉर एग्जांपल आप मेरे रिलेटेड पार्टी हो, ये जो बच्चा मेरे सामने बैठा ना, ये बच्चा जो मेरे सामने बैठा है, बिल्कुल मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ नालायक। एक तो बच्चा मेरी तरफ देख देख के अब स्माइल पास करता है ना, मुझे लगता है या तो मेरे चेहरे पे कोई जोकर जैसी शक्ल है, या मेरे यहाँ पे कुछ लगा हुआ है। हंस क्यों रहे हो नालायक? बच्चा कह रहा है हमें हंसते हुए आप अच्छे लगते हो। तो मैं कोई गुस्सा थोड़ा हो रहा हूँ आपको? नालायक मैंने यही तो कहा है कि मेरी आवाज थोड़ी सी खराब है, मैं जोर से नहीं बोल पाऊंगा, आपको मेरा साथ देना है। मैं गुस्सा नहीं हूं, नहीं मैं कभी गुस्सा थोड़ा होता हूं। इधर देखो ध्यान से, नालायक बच्चा कह रहा है हमें लगा आप गुस्सा हो गए, नहीं नहीं। अब जो ये बच्चा मेरे सामने बैठा है, सोच के बोलना, ये बच्चा मान लो मेरा रिलेटेड पार्टी है, ये बच्चा मेरे सामने बैठा है, ये बच्चा मान लो मेरा रिलेटेड पार्टी है, और एक बच्चा इसके साथ बैठा है, वो मेरा रिलेटेड पार्टी नहीं है, वो मेरा रिलेटेड पार्टी नहीं है, मतलब तू मेरा रिलेटेड पार्टी नहीं है, आप मेरे रिलेटेड पार्टी हो। अब बच्चा ये बात बोलता है सर मान लो चलो हम रिलेटेड पार्टी हैं, ये रिलेटेड पार्टी नहीं है, इससे आप क्या प्रूफ करना चाहते हो? मैं ये प्रूफ करना चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल जब मैंने अनरिलेटेड पार्टी को ये कैलकुलेटर बेचा होगा, तो क्या सेम प्राइस पर कैलकुलेटर मैंने आपको बेचा होगा? बच्चा कहता है नहीं सर मैं तो आपका रिलेटेड पार्टी हूं, बस मैं ये सिखाना चाहता हूं। तो भैया कप मेथड भी है क्या? कप मेथड यही तो है। कप मेथड ये बात कहना चाह रहा है कि जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के बीच में की गई है, जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के बीच में की गई है, उसका प्राइस सही नहीं है, उसका प्राइस सही नहीं है, तो उसके सही प्राइस को निकालने के लिए जो ट्रांजैक्शन अनरिलेटेड पार्टी के साथ तुमने की है, उस प्राइस को बेस बनाकर, उस प्राइस को बेस बनाकर तुम रिलेटेड पार्टी वाली ट्रांजैक्शन का एएलपी निकाल दो। बस ये बात ध्यान देना। अच्छा मतलब सर आप ये बात कहना चाह रहे हो, आपने बात हमें क्लास में भी समझाई थी कि जो हमें प्राइस कंपेयर करना है, जो अनरिलेटेड ट्रांजैक्शन वाला प्राइस होगा उसको हमें कंपेयर करना होगा रिलेटेड पार्टी से। यस मैं ये बात कहना चाह रहा हूं। अब एक बात चेक करो, देखो यहां पर अनरिलेटेड वाला प्राइस कितना है, 1500 रुपए, ये प्राइस कितना है, 1000 रुपए, तो मेरा एएलपी कितना बन जाएगा, 1500 बन जाएगा। बट गवर्नमेंट कह रही है इसमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं। एक बार चेक करो डिफरेंसेस क्या हैं। अब जो ये 1000 रुपए का प्राइस है ना, ये प्राइस मान लो है विदाउट वारंटी, मतलब इसमें वारंटी चार्जेस इंक्लूड नहीं है। बट ये जो 1500 रुपए का प्राइस चार्ज किया, ये प्राइस है विद वारंटी, इसमें 200 रुपए वारंटी चार्जेस हैं। अब एक बात मैंने सोच के बोलना, ये जो बच्चा मेरे सामने बैठे हैं दोनों बच्चे, मैं उनके दोबारा एग्जांपल लूंगा। अब सोच के बोलना, ये जो बच्चा मेरा रिलेटेड पार्टी है, इस बच्चे को ना, इस बच्चे को मैंने कैलकुलेटर बेचा 1000 का, और जो बेचा अनरिलेटेड पार्टी है उसको मैंने बेचा 1500 का, बट उस 1500 के प्राइस में 200 रुपए वारंटी चार्जेस भी है। अब गवर्नमेंट ये बात कहते हैं विवेक कि अनरिलेटेड वाले प्राइस को, अनरिलेटेड वाले प्राइस को रिलेटेड पार्टी वाले प्राइस पर लेकर जाने के लिए ना, तो सेम वही एडजस्टमेंट कर जैसा ये प्राइस रिलेटेड पार्टी वाला है। मैंने कहा गवर्नमेंट कहना क्या चाहते हो? गवर्नमेंट ने कहा एक बात मुझे बता, ये वाला तेरा प्राइस विद वारंटी है 1500, और ये प्राइस तेरा क्या है, विदाउट वारंटी है। तो भैया ये प्राइस विद वारंटी है, ये प्राइस विदाउट वारंटी है, तो विद वारंटी विदाउट वारंटी, विद वारंटी विदाउट वारंटी, विद वारंटी विदाउट वारंटी। तो भैया विद वाले को अगर तू विदाउट पे लेके जाएगा ना, तो तुझे 200 रुपए माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि मेथड का नाम ही क्या है, कंपेरेबल, मतलब दोनों प्राइस आपस में कंपेयर करने हैं। और अगर ये दोनों कंपेयर नहीं होंगे तो तुम्हारा एएलपी नहीं निकलेगा। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना कि जो भी अनरिलेटेड वाला प्राइस है, अगर उसमें कुछ खर्चे ऐड हैं और रिलेटेड वाले प्राइस में वो खर्चे ऐड नहीं है, तो वो खर्चे माइनस करने के बाद फिर प्राइस निकालो, आपस में कंपेयर करो। एक बच्चा ये सामने बैठा बच्चा कहता है सर एक बात मैंने सोच के बताओ, आप ये कह रहे हो 1500 में से ये 200 माइनस कर देंगे, तो क्या हम इस 1000 में 200 ऐड नहीं कर सकते? नालायक नहीं कर सकते। इस 1000 में हम 200 ऐड नहीं कर सकते। इट मींस अगर आप 1000 में 200 ऐड कर दोगे ना, आपने कोई अपना अलग मेथड निकाल लिया। क्योंकि कप मेथड में क्या लिखा है, जो अनरिलेटेड वाला प्राइस है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो अनरिलेटेड वाला प्राइस है उस अनरिलेटेड वाले प्राइस में एडजस्टमेंट करनी है, ना कि रिलेटेड वाले प्राइस में एडजस्टमेंट करनी है।
ठीक है जी, आई होप आपको मेरी आवाज आ रही है कि जो अनरिलेटेड वाला प्राइस है उस अनरिलेटेड वाले प्राइस में एडजस्टमेंट करनी है, ना कि रिलेटेड प्राइस वाले एडजस्टमेंट करनी है। तो भैया अनरिलेटेड 1500 है, उसमें एडजस्टमेंट करूंगा, ना कि रिलेटेड वाले में करूंगा। तो सर आपके एग्जाम में प्रेजेंटेशन है और प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी भी अगर आपने गलती कर दी, आपने बिना बात के 1000 में 200 रुपए एडबैक कर दिया है, 5 नंबर तो गए आपके। और हर बार कप मेथड में क्वेश्चन बनता है, पता नहीं बच्चा गलती क्यों करके आता है। तो पहली बात, तो रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दो, उनकी बारी आ गई है कि आपका प्राइस बेस बनेगा अनरिलेटेड वाला, आपका प्राइस बेस बनेगा अनरिलेटेड वाला, उसमें आप फंक्शनल डिफरेंसेस एडजस्ट करोगे, रिलेटेड प्राइस वाले में नहीं करोगे, बस ये बात ध्यान देना। तो भैया 1500 में आपने 200 रुपए माइनस कर दिए, क्यों? क्योंकि वो विद वाले को विदाउट पे लेके आना है, तो अगर विद वाले को विदाउट पे लेके आएंगे तो 200 रुपए क्या कर देंगे माइनस। उसके बाद ये जो 1000 वाला प्राइस है ये विद डिस्काउंट है 100 रुपए, ये विद डिस्काउंट 100 रुपए है। अच्छा ये वाला है विदाउट डिस्काउंट। अब कई बच्चे पता क्या नालायक करते हैं, इस 100 रुपए को इसमें ऐड कर देते हैं। अब इस 100 रुपए को इसमें ऐड करते हैं, मैंने दोबारा बोला सर क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, आप गलती करोगे। अब ये विदाउट वारंटी है, ये विद वारंटी है, तो विद वाले को विदाउट पे लेके गया, 200 माइनस कर दिए। अब ये वाला प्राइस जो है ये विद डिस्काउंट है और ये वाला विदाउट डिस्काउंट है। मैंने क्या बोला, मुझे छेड़खानी जो करनी है, मुझे हेर फेर जो करनी है, जिस प्राइस को मुझे हिलाना है वो प्राइस मेरा कौन सा है, अनरिलेटेड वाला है। अनरिलेटेड वाला प्राइस मेरा विदाउट डिस्काउंट है, अनरिलेटेड वाला प्राइस मेरा विदाउट डिस्काउंट है। तो अगर ये प्राइस मेरा विदाउट डिस्काउंट है तो विदाउट डिस्काउंट वाले को विद डिस्काउंट पे लेके जाना है। मैं दोबारा बोलूंगा, विद वाले को विदाउट पे मत लेके आना, क्योंकि अगर विद वाले को विदाउट पे लेके आओगे तो आपने एडजस्टमेंट रिलेटेड प्राइस में कर दी है, जो कि गलत हो जाएगा, कप मेथड में कहीं नहीं लिखा हुआ। तो मुझे ट्रांजैक्शन जो मुझे एडजस्टमेंट करनी है वो किसमें करनी है, अनरिलेटेड प्राइस में करनी है। तो अनरिलेटेड 1500 है, ये वाला विदाउट डिस्काउंट है। तो अगर विदाउट डिस्काउंट वाले को विद डिस्काउंट पे लेके जाऊंगा, विदाउट डिस्काउंट वाले को विद डिस्काउंट पे लेके जाऊंगा, तो ये प्राइस दोबारा से 100 रुपए से कम हो जाएगा। और अगर मैं 100 रुपए से दोबारा कम करूंगा तो एएलपी मेरी कितनी आ जाएगी, 1200 रुपए। अब देखना एएलपी मेरी 1200 रुपए है और सामान मैंने 1000 रुपए का बेचा, तो भैया अब 200 रुपए इसकी इनकम में एड बैक कर दूंगा। इस तरह से आपका एएलपी निकलता है। बच्चा ये बात कहता है सर क्या ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में झोपड़ी बना के बनेगा क्या, जैसे आपने झोपड़ी बना दिया ऐसा अगर क्वेश्चन बनेगा फिर तो आसान बन जाएगा। इधर देखो ध्यान से नालायक, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ना कप मेथड का, ये देखो यहाँ पे ये बुक है मेरा, ये बेयर लो है, ये सर बेयर लो है, ये देखो कप मेथड है, ये कप मेथड है। अब यहाँ पे ये देखो एग्जाम्पल नंबर 7, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा कप मेथड का, ये कप मेथड का क्वेश्चन है। इसको आप मार्क कर लो होमवर्क, इसको आप होमवर्क मार्क करो, इसको सेम झोपड़ी में कन्वर्ट कर देना, और अगर सेम झोपड़ी में कन्वर्ट कर दोगे ना सेम वही क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। देखो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल गिरा हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जान है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन की पहले फोटो क्लिक कर लो, इस क्वेश्चन की पहले फोटो क्लिक कर लो, और इसके बाद इसका आंसर ये आपके सामने है, ये इसका एएलपी निकल के आ रहा है जी, ये इसका एएलपी निकल के आ रहा है। उसके बाद एडजस्टमेंट करने के बाद इतनी इनकम हम ऐड बैक कर देंगे, ये निकल के आ रहा है। तो आपने एक बार घर से ये क्वेश्चन जरूर करके आना है। अगली क्लास के सेशन से पहले आप मुझे बताओगे इसमें कोई डाउट्स है, वैसे डाउट्स होगा नहीं, 100% मैं गारंटी दे रहा हूं डाउट्स नहीं होगा। और आपके एग्जाम में 5-5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं ना कप मेथड के, वो आप चेक करना, इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन मैंने पता क्या किया, इस क्वेश्चन को मैंने इस झोपड़ी में कन्वर्ट कर दिया, और क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सिर्फ आपको देखने के अंदर बड़ा लग रहा है। जब इस क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो सेम यही झोपड़ी आपके सामने निकल के आएगी। तो प्रॉब्लम क्या है, बच्चा क्वेश्चन में गलती करता क्यों है, क्योंकि बच्चा क्वेश्चन रीड करता रहता है, उसको डायग्राम में कन्वर्ट नहीं करता। और जिस दिन क्वेश्चन को आपने डायग्राम में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन से आपके क्वेश्चन गलत होना खराब बंद हो जाएंगे। जो क्वेश्चन गलत होते हैं ना, रीजन क्या है, आप उसको डायग्राम में कन्वर्ट नहीं करते। ठीक है नी, तो वो क्वेश्चन आप घर से करके आओगे, एक बार दोबारा बोल रहा हूं मैं आपको लास्ट टाइम, ठीक है नी, क्योंकि बाकी आपने सारा कुछ क्लास के अंदर पढ़ा होगा सर। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपने क्लासेस पहले ली हुई हैं, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि जो बच्चे सेल्फ स्टडी वाले हैं उन्होंने भी एक बार पहले पढ़ा है, सिर्फ मुझे रिवीजन करवानी है। तो एक बार चेक करो मैंने क्या बोला, कप मेथड में प्राइस कंपेयर करना है अनकंट्रोल प्राइस से, बेस बनेगा अनकंट्रोल प्राइस, एडजस्टमेंट करनी होगी उसके अंदर, एडजस्टमेंट करनी होगी उसके अंदर। अब अगर मान लो ये वाला प्राइस विद है वो विदाउट है, तो भैया विद वाले को विदाउट पे लेके जाना है, तो विद वाले मतलब जो भी होगा इस प्राइस को उस प्राइस के बराबर लेके जाना है। तो अगर ये अनकंट्रोल वाला प्राइस कंट्रोल के बराबर चला जाएगा ना, फिर आपस में कंपेयर हो जाएगा, फिर चेक कर लो कितना डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस इंडियन की इनकम में एड बैक कर दो, इस तरह से आपका निकल के आएगा। ये बात क्लियर है, पक्का पक्का? यस सर। अब बच्चा ये बात कहता है सर, मैंने कहा हाँ सर, मेरे मन में ना क्वेश्चन आ रहा है, भाई आप मुझे एक बात सोच के बताओ, अब जो ये क्वेश्चन आपने हमें दिया है इसमें आपने बोला भाई इंडिया वाले ट्रांजेक्शन की यूएसए वाले के साथ, ये दोनों रिलेटेड पार्टी हैं,
इंडिया वाले ने की ऑस्ट्रेलिया वाले के साथ, ये दोनों अनरिलेटेड पार्टी हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है अनरिलेटेड पार्टी एक से ज्यादा हो। मैंने कहा यार जैसे तुमने बोला ना कि अनरिलेटेड पार्टी एक से ज्यादा हो तो क्या होगा, जैसे ही तुमने बोला अगला क्वेश्चन मेरा वो है। देखो अगले क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या लिखा है सर, इंडिया है यूएसए है, ये दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज हैं और मैंने सामान एक्सपोर्ट किया 1200 रुपए का। अब अगर इंडिया वाले ने बाहर वाले को सामान 1200 रुपए का बेचा है तो इसकी मुझे एएलपी निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालूंगा, अगेन कप मेथड यूज कर रहा हूं। अब इंडिया ने ना 5 कंट्री के साथ या 4 कंट्री के साथ ट्रांजैक्शन की हैं और ये चारों अनरिलेटेड हैं। इट मींस ये चारों की चारों को मैं क्या मान रहा हूं, अनरिलेटेड पार्टी। अब अगर ये अनरिलेटेड पार्टी हैं और ये रिलेटेड पार्टी हैं तो बच्चा ये बात कह रहा है सर आपने तो कहा था बेस बनेगा अनरिलेटेड पार्टी वाला। मैं कह बिल्कुल सही बात है। कहता है अब इतनी सारी अनरिलेटेड पार्टी होंगी तो ये सारे एएलपी निकल के आ जाएंगे, और अगर ये सारे एएलपी निकल के आएंगे तो फिर एएलपी बेस कौन सा बनेगा। एक बच्चा बोलता हायर, साथ वाला बच्चा कहता है हट लोअर बनेगा। एक कहता हाँ तेको ये नहीं पता, जो मर्जी बना लो भैया हमारी मर्जी होती है। नालायक, ना तो हायर बनेगा ना लोअर बनेगा ना मर्जी की बात चलेगी। मैंने कल भी कहा था कि अगर ये एएलपी 5 तक होंगी, अगर ये एएलपी 5 तक होंगी ना तो उसका अर्थमेटिकल मीन जो होगा, एवरेज जो होगा ना, वो तुम्हारा एएलपी निकल के आएगा। तो यहां पे एएलपी मेरी कितनी है, 4। आप चेक करो 1 2 3 4, तो मेरी एएलपी 4 निकल के आ रही है। इन चारों का अर्थमेटिकल मीन निकालूंगा, उस अर्थमेटिकल मीन को फिर कंपेयर करूंगा एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी है, फिर मैं एडिशन करूंगा। आओ जी देखो अब यहां पर एक बार यहां पे कैसे किया मैंने। सबसे पहले एएलपी 1220 रुपए, यहां पर देखो 1220 रुपए आ गए। उसके बाद फिर यहां पे निकल के आ रहा है 1210 रुपए, ये 1210 रुपए आ गए। फिर यहां पर 1225 रुपए, ये 1225 रुपए आ गए। 1230 रुपए, 1230 रुपए आ गए। इन सबका एवरेज कितना आ गया, एवरेज आ गया 1221। ये मेरी एएलपी निकल के आ गई। एक बच्चा बोलता है यार विवेक सर को बोलना कि इसमें ऐसा भी तो हो सकता है, वो वारंटी, वो डिस्काउंट, वो ट्रांसपोर्टेशन अगर ऐसा होगा। इतना बड़ा क्वेश्चन सपने के अंदर मत सोचना। अगर वो आएगा तो मेरे भाई वो एक एएलपी वाला आएगा, अगर वो पांचों एएलपी वाला इतना बड़ा क्वेश्चन दे देंगे ना तो पूरी जिंदगी लग जाएगी, 3 घंटे के अंदर वही क्वेश्चन सोल्व होगा। तो ये बैठे बैठे ना अपने दिल में ऐसे विचार मत लाया करो, पता नहीं आपके दिल में विचार ये कौन लाता है। आप खुद सोचो 5 नंबर का क्वेश्चन बनना है टीपी का, तो 5 नंबर के अंदर 5 एएलपी वो देगा और 5 एएलपी पूरी कंप्लीट निकालने को देगा। तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर वो एएलपी क्वेश्चन देगा 5 एएलपी वाला तो ऑलवेज वो एएलपी निकाल के देगा। जब भी वो एएलपी निकालने की बात करेगा ना, मतलब जब वो एडजस्टमेंट्स की बात करेगा, वो क्वेश्चन देगा ओनली एक एएलपी वाला। ठीक है जी। बट मुझे आपको मैंने पहले भी कहा मुझे रेंज कॉन्सेप्ट पर आना है। उस रेंज कॉन्सेप्ट से पहले आपको यह पता हो कि अगर मेरी एएलपी 5 तक होगी, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर मेरी एएलपी 5 तक होंगी उस केस में अर्थमेटिकल मीन लेना है। तो अगर मैं अर्थमेटिकल मीन लूंगा तो मेरा आएगा 1221। अब एक बार सोच के बोलना, मेरी ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी थी, 1200। बोलो यार कितनी है, ट्रांजैक्शन वैल्यू मेरी कितनी है, 1200। और मेरा अर्थमेटिकल मीन कितना निकल के आ गया, 1221 निकल के आ गया। अब इतना बोला मैंने कल की क्लास में कहा था, अगर एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू का 3%, अगर एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू का 3% अगर उसके बीच में मेरा एएलपी आ रहा है ना, फिर मैं ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही एएलपी मान लूंगा। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर मैं 1200 का 3% निकालूं तो 1236 रुपए, मतलब 3% कितना आएगा, 36, और 1236 रुपए। तो एक रेंज आ गई, रेंज आ गई। रेंज कितनी आ गई, 1200 से लेकर 1236 रुपए। तो अगर 1200 से लेकर 1236 एक रेंज आ गई, तो अगर मेरा एएलपी इस रेंज के बीच में होगा ना तो गवर्नमेंट कहती है ट्रांजैक्शन वैल्यू ही तेरी एएलपी बनेगी, नहीं तो जो एएलपी तूने निकाला फिर वो तेरी एएलपी बनेगी। तो मेरा पूरी फैमिली, जो मेरी फैमिली सामने बैठी, जितने बच्चे थोड़े बहुत बच्चे सामने बैठे हैं, उनसे मेरा एक क्वेश्चन है कि भैया मेरा एएलपी यहाँ पे अब एवरेज कितना आ रहा है, 1221 आ रहा है। तो भैया अगर मेरा 1221 आ रहा है तो 1200 और 1236 के बीच में आ रहा है, तो उस केस में एएलपी मेरा 1221 बनेगा या ट्रांजैक्शन वैल्यू बनेगी, ट्रांजैक्शन वैल्यू बनेगी। ट्रांजैक्शन वैल्यू मेरी 1200 रुपए है, तो यही मेरी डीम्ड एएलपी बनेगी। बस ये बात ध्यान दो। तो भैया सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि भैया आपका एएलपी हम इसको मान लेंगे, बट वो तब मानेंगे अगर आपकी एएलपी 3% के वेरिएशन के बीच में आ रही है। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन करोगे आंखें खोल के क्वेश्चन करना, कहीं गलती से आपने 1221 मान के यहां पे अगर आपने 21 रुपए एड बैक कर दी ना तो क्वेश्चन में कांटा बच जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा, एएलपी निकालना, फिर 3% निकालना, फिर वेरिएशन का बीच चेक करना। अगर उससे ज्यादा है फिर तो वो एएलपी बनेगा, अगर 3% के बीच में होगी ना फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू तुम्हारी एएलपी बन जाएगी। बस ये बात ध्यान दो। ये बात क्लियर है, पक्का पक्का, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं सर। अब सुना ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं, अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना अब सबसे मेन पॉइंट आता है। अब मेरा पूरी फैमिली से अलर्ट है कि भैया आप सीधे बिल्कुल बैठ जाओ,
ये तो बच्चा बीच में व्हाट्सएप लेके बैठा है, या तो वो अपना सेशन से बाहर जाके व्हाट्सएप कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। देखो मैं आपको गुस्से हो सकता हूं, मैं और गुस्से होता हूं, एज ए भाई के नाते गुस्से होता हूं, ठीक है जी। और कई बच्चे डिसलाइक करके भागते हैं, वो इस चक्कर में भागते हैं कि यार विवेक सर गुस्से रहते हैं सर के बीच में। बट मैं गुस्से आपको छोटे भाई मान के होता हूँ कि भैया अगर बीच में व्हाट्सएप अपने यूज करना है ना, तो प्लीज सर बैठने का फायदा नहीं है, तो फिर पहले व्हाट्सएप यूज कर लो, फिर चाहे सेशन सुन लेना, बाद में भी सुन सकते हो, बट कम से कम टाइम वेस्ट नहीं करो ना। क्योंकि अगर आप यहाँ पे आए हो, मेरा टाइम भी है, आपका टाइम भी है, दोनों का टाइम इन्वेस्ट होगा तो फायदा होगा सर, फिर मुझे दिक्कत आती है, ठीक है। इधर देखना ध्यान से, अब ये व्हाट्सएप अपना साइड में कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे निकल के आ रहा है कि अगर मेरा एएलपी 6 या उससे ज्यादा है तो उस केस में फिर हम क्या करेंगे। अब याद करो, जिन जिन बच्चों ने ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर पहले किया हुआ है, चाहे वो सेल्फ स्टडी में, चाहे वो कहीं से पढ़ाओ, चाहे वो मुझसे पढ़ाओ, याद करो मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि अगर आपकी एएलपी 6 या उससे ज्यादा होगी ना, तो उस केस में एक रूल नंबर 10 CA, रूल नंबर 10 CA लिखो कमेंट बॉक्स के अंदर, कौन सा रूल नंबर है, 10 CA। अभी तक हम क्या कर रहे थे, रूल नंबर 10B। अभी तक जो हमने किया वो रूल नंबर 10B किया, और अगर एएलपी 6 या उससे ज्यादा होंगी उस केस में लगेगा रूल नंबर 10 CA। ये बात ध्यान देना। अच्छा अब सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं। अब जब मैं रूल नंबर 10 CA के पास जाता हूं ना, तो वो ये बात बोलता है भाई अगर तुम्हारी एएलपी 6 या उससे ऊपर होगी ना, तो उस केस में एएलपी कैसे निकालेंगे, वो सारी बातें मेरे पास हैं। अब अगर आपने रूल नंबर 10 CA अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, तो उसमें सबसे पहली लाइन क्या लिखी है कि जितनी भी तुम्हारी एएलपी होंगी ना, जितनी भी तुम्हारी एएलपी होंगी, सबसे पहले तुम ये काम करो, तुम उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं यहां पे आपको बेयर लो नहीं दिखा रहा, क्योंकि अगर बेयर लो पढ़ेंगे तो कम से कम 2 घंटे इस रूल नंबर 10 में लग जाएंगे। तो मैं बेसिक पॉइंट बता रहा हूं ताकि आपको रूल नंबर 10 में लाइफ में कभी गलती ना हो। तो रूल नंबर 10 के अंदर पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि जितनी भी क्वेश्चन में एएलपी आई, फॉर एग्जांपल 10 है, 20 है, 15 है, 40 है, 30 है, जितनी भी एएलपी क्वेश्चन में दी है, उसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। अब अगर तुम्हारी एएलपी असेंडिंग ऑर्डर में लग गई, उसके बाद फिर अगले पॉइंट पे आओ। अब यहां पर एक बार चेक करना, इस क्वेश्चन में देखो एएलपी कितनी दी है, एएलपी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 एएलपी दी है। और ये 14 की 14 एएलपी ना मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लगा रखी है। अब अगर चेक करोगे, ये 14 की 14 एएलपी मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लगा रखी है। अब अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में लगा रखी है, अब यहां से मेरा रूल 10 से ये स्टार्ट होता है। एक बार चेक करना क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट अरेंज ऑल डेटा सेट इन असेंडिंग ऑर्डर। यस, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, ये काम तो मैंने कर दिया। फिर गवर्नमेंट कहती है नाउ रेंज आइडेंटिफाई। फिर गवर्नमेंट रूल 10 ये कहता है कि अब तुम क्या करो, एक रेंज आइडेंटिफाई करो। रूल 10 ये कहता है कि अब तुम क्या करो, एक रेंज आइडेंटिफाई करो। सर इस रेंज का मतलब क्या है, इस रेंज का मतलब यह है कि अगर तुम्हारा एएलपी, अगर तुम्हारी एएलपी, ध्यान सुनो, अगर तुम्हारा एएलपी इस रेंज के बीच में आता है, अगर तुम्हारा एएलपी, इट मींस कहना क्या चाह रहा हूं कि जो तुमने एएलपी निकाला अगर इस रेंज के बीच में आता है ना, तो फिर जो तुम्हारी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी ना, उसी को तुम एएलपी मान लो। बच्चा ये बात कहता है सर वो तो फिर आपने वो 3% वाला कहा था, वो तो आपने वो 3% वाला कहा था सर, वो 3% वाला तब मैंने कहा था अगर तुम्हारी एएलपी 5 तक आती है। इट मींस अगर तुम्हारी एएलपी 5 तक आती है तो वेरिएशन 3% वाला चेक करना है। अगर तुम्हारा एएलपी 6 या उससे ऊपर का है तो मेरे भाई 3% वाला गलती से मत लगा देना, उस केस में रूल 10 लगा के आना है। उस केस में रूल 10 लगाना है, गलती से भी 3% मत लगा देना। तो भैया 3% वाला कॉन्सेप्ट तब लगेगा अगर एएलपी मेरी 5 तक है। अगर एएलपी मेरी 6 या उससे ऊपर है, उस केस में 3% वाले का मतलब ही नहीं है। रूल 10 में जो मेरा एएलपी निकल के आएगा ना, वही मेरा फाइनल एएलपी होगा, बस ये बात ध्यान दो। तो सबसे पहले मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। अगला देखो जी, रेंज हमें स्टार्ट करनी है, रेंज आइडेंटिफाई करनी है। हमारी रेंज स्टार्ट होती है 35% से और रेंज हमें खत्म करनी है 65% पे। ये बातें आपने क्लास में की होंगी। अब ये 35% का मतलब पता है क्या है, 35% का मतलब क्या है, जितने आपके एएलपी हैं, जितने आपके एएलपी हैं ना, उसका 35% निकाल लो। जैसे मेरे क्वेश्चन में जो मैंने क्वेश्चन दिया उसमें एएलपी कितने हैं, 14 है, उसमें एएलपी 14 है। इस 14 का 35% कितना आ गया, 4.9। और इसी का 65% निकाल लो, ये कितना आ गया, 9.1 आ गया। अब जब मैं ये 35 और ये 65 निकालूंगा ना, तो यहां पे एक नंबर आ गया, ये एक नंबर आ गया। अब गवर्नमेंट कहते विवेक एक बात बता कि जो ये तूने 35 और 65 निकाला, जो ये तूने 35 और 65 निकाला, जो ये तेरा नंबर आया, अब तू ये नंबर बता, ये नंबर क्या है। इट मींस अगर ये तेरा होल नंबर है, अगर ये तेरा होल नंबर है तो तू हमें बता, और अगर ये तेरा फ्रैक्शनल नंबर है तो तू हमें बता। मेरा पूरी फैमिली से क्वेश्चन है, ये 4.9, ये 9.1,
क्या ये नंबर होल नंबर है या फ्रैक्शनल नंबर है? ये नंबर फ्रैक्शनल नंबर है। ये नंबर मेरा फ्रैक्शनल है सर। फ्रैक्शनल का मतलब ये होता है कि अगर मेरा कोई नंबर, जो भी नंबर यहां पे आ रहा है, अगर वो डेसिमल के अंदर आ जाएगा दैट इज फ्रैक्शनल। और ये होल का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल यहां पे 4 आ जाता, 5 आता, 6 आता, 7 आता, 8 आता, 9 आता, तो ये होल नंबर बन जाता। अब बच्चा ये बात कहता है सर पहले तो मैं ये बताओ, अगर यहाँ पे ये फ्रैक्शनल की जगह होल नंबर आता तो क्या होता? तो अगर ये होल नंबर आता ना, तो भैया जो भी नंबर यहां पे आता, जो भी नंबर यहां पे आता, उस नंबर के सामने जो वैल्यू है, उस नंबर के सामने जो वैल्यू है और उससे अगले नंबर के सामने जो वैल्यू है उसका एवरेज ले लो। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो यहां पे नंबर आएगा, अगर ये होल नंबर है, उस नंबर के सामने जो वैल्यू है, उस नंबर के सामने जो वैल्यू है और उससे अगले वाले नंबर के सामने जो वैल्यू है उसका एवरेज ले लो। उसका एवरेज आप ले लोगे। अब सोच के मुझे बोलना, एक बात मुझे बताओ, अब यहाँ पे 4.9 और 9.1 है, तो भैया ये तो मेरा फ्रैक्शनल नंबर है। तो फ्रैक्शनल नंबर अगर ये आता है तो गवर्नमेंट कहती है फ्रैक्शनल नंबर वाले केस में, फ्रैक्शनल नंबर वाले केस में इसका जो नेक्स्ट हायर होगा, इसका जो नेक्स्ट हायर होगा ना, उसके सामने जो वैल्यू होगी वो वैल्यू तेरी रेंज बन जाएगी। अब बच्चा कहता है सर मतलब यहां पे मेरा 4.9 है तो उसका नेक्स्ट हायर कितना बनेगा? 5। इसका नेक्स्ट हायर कितना बनेगा? 5। और अगर ये 9.1 है तो नेक्स्ट हायर कितना बनेगा? 10 बनेगा। तो एक बार चेक करते हैं, 5 के सामने वैल्यू क्या है? 108। 5 के सामने वैल्यू क्या है? 108। और 10 के सामने वैल्यू क्या है? 122। तो मेरी रेंज आ गई 108 से लेकर 122, ये मेरी रेंज आ गई। देखो जी 108 से लेकर 122 ये मेरी रेंज आ गई जी, ये मेरी रेंज आ गई। अब 108 से मेरी स्टार्ट हो गई, 122 मेरी आ गई। अब गवर्नमेंट क्या कहती है? रेंज स्टार्ट हो गई 108 से, रेंज खत्म हो गई 122 पे। देखो क्या लिखा है? इफ ट्रांजैक्शन वैल्यू बिटवीन सच रेंज देन एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू डीम्ड एज एएलपी। इट मींस अगर तुम्हारी ट्रांजैक्शन वैल्यू, अगर तुम्हारी ट्रांजैक्शन वैल्यू इस रेंज के बीच में आ जाती है, अगर तुम्हारी ट्रांजैक्शन वैल्यू इस रेंज के बीच में आ जाती है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू ही तुम्हारा एएलपी मान ली जाएगी, नहीं तो फिर तुम्हें एएलपी निकालनी पड़ेगी। अब बच्चा कहता है सर अगर मान लो मेरी ट्रांजैक्शन वैल्यू इस रेंज के बीच में नहीं आती, फॉर एग्जांपल मेरी ट्रांजैक्शन वैल्यू यहां पे मान लो 100 है या 102 है, 105 है, मतलब इस रेंज के बीच में तो आ ही नहीं रही। तो अगर मेरी एएलपी इस रेंज के बीच में नहीं आ रही तो क्या करेंगे? तो उसके में गवर्नमेंट कहती है इफ नॉट फॉल इन दिस रेंज, अगर वो इस रेंज में नहीं आती देन मीडियन ऑफ द डेटा सेट इज डीम्ड एएलपी। मतलब इस डेटा सेट का जो मीडियन होगा ना, इस डेटा सेट का जो मीडियन होगा वो तुम्हारी एएलपी होगी। अब ये मीडियन मींस क्या होता है? जितना मेरा डेटा सेट है उसका 50% निकाल लो, तो कितना आ गया? 7। 7 आ गया ना। अभी देखो 7 एक होल नंबर है या फ्रैक्शनल है? अब अगर ये 7 होल नंबर है, अगर ये 7 होल नंबर, तो मैंने पहले कहा था अगर ये होल नंबर होगा तो भैया जो इसके सामने एक नंबर होगा और जो इससे अगले के सामने एक नंबर होगा ना, उसका एवरेज जो होगा वो तुम्हारा एएलपी आएगा। तो एक बार चेक करो, 7 के सामने हमारा क्या है? 7 के सामने हमारा यहां पे है 112 और अगले के 8 8 है, उसके आगे क्या 115, तो 112 प्लस में 115 यहां पे कितना आ गया? 113.50। ये मेरी एएलपी निकल के आ गई, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, तो ये मेरी एएलपी निकल के आ रही है। इट मींस गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है कि अगर तुम्हारी ट्रांजैक्शन वैल्यू इसके बीच में है, अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू इसके बीच में है तो भैया फिर तो वही तुम्हारी एएलपी है, और अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू इसके बीच में नहीं है तो फिर मीडियन निकाल लो, फिर ये तुम्हारी एएलपी है, उसके बेस पे तुम यहां पे एड बैक कर दो। बच्चा ये बात कह रहा है सर आप हमें इस क्वेश्चन को दोबारा समझा सकते हैं? मैं दोबारा समझाऊंगा, एक बार भी नहीं, 2 बार भी नहीं, 3 बार रिपीट करूंगा, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। इधर देखना ध्यान से। सबसे पहले पूरी फैमिली अब यहां पे आराम से बैठ जाए, कोई चैट बॉक्स में चैट नहीं होगी, किसी तरह की बातचीत होगी, चाहे बच्चे बैठे हैं 30, चाहे बच्चे बैठे हैं 40, चाहे बच्चे बैठे हैं 50, चाहे बच्चे बैठे हैं 60, कितने बच्चे, क्योंकि मैं 50-60 इसलिए लेता हूं क्योंकि नालायक प्रोफेशनल के बच्चे 100 से ऊपर तो पहुंचते ही नहीं है। एग्जीक्यूटिव वाले तो बच्चे 200, 300, 400 तक पहुंच जाते हैं, बट प्रोफेशनल वाले बच्चे कम हैं या उन्हें ऑलमोस्ट सब कुछ आता है तो बच्चे कम ही आते हैं, बट फिर भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए पूरी रहेगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है जी। अब एक बात मैंने सोच के बताना, अब यहां पे गवर्नमेंट ये बात कहती है, देखो जी सबसे पहले जब भी तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल ध्यान सुनना, जो लास्ट के 10 मिनट है बहुत ध्यान सुनना, जब भी तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा ना, उस क्वेश्चन में चेक करो तुम्हारी एएलपी कितनी है। अगर तुम्हारी एएलपी 5 तक है तो नॉर्मल अर्थमेटिकल मीन ले लो और फिर 3% वाला वेरिएशन देख लो, तुम अपना काम करो और जाओ घर। अगर तुम्हारी एएलपी 6 या उससे ऊपर है तो सबसे पहले तुम्हारा काम है उन सारी एएलपी को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना। सबसे पहले तुम्हारा काम है उन सारी एएलपी को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद ना, असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद तुम क्या करोगे? एक रेंज स्टार्ट करोगे।
एक रेंज बनाओगे, रेंज रेंज स्टार्ट होगी 35% से, खत्म होगी 65%। अब ये 35 65 कैसे निकालना है? कुछ नहीं है, जितनी तुम्हारी एएलपी है क्वेश्चन में, चाहे 20 है, 15 है, 16 है, 40 है, 30 है, जो भी उस क्वेश्चन में दी हुई है, उतनी एएलपी का 35% निकाल लो, एक नंबर निकाल लो। ये तो आप कर लोगे ना, जितनी एएलपी है उसका 35% निकाल लो, एक नंबर निकाल लो। फिर जितनी एएलपी है उसका 65% निकाल लो, एक नंबर निकाल लो। अब जो भी तुम्हारा नंबर आ रहा है ना, जो भी तुम्हारा नंबर आ रहा है, उस नंबर को देखो वो नंबर क्या है। अगर वो तुम्हारा होल नंबर है, अगर वो तुम्हारा होल नंबर है, तो जो वो नंबर आ रहा है उस नंबर के सामने, उस नंबर के सामने एक यहां पे वैल्यू दी होगी, तो वो वैल्यू और उससे अगले नंबर के सामने की वैल्यू का एवरेज ले लो। वो वैल्यू और उससे अगले नंबर के सामने की वैल्यू, इन दोनों का एवरेज ले लो, वो तुम्हारा एक नंबर आ जाएगा। ठीक है जी। और सर अगर मेरा ये फ्रैक्शनल है, तो फिर फ्रैक्शनल है ना, तो भैया ये जो फ्रैक्शन आया है, इससे अगले नंबर, इससे अगला नंबर जो होगा उसके सामने की जो वैल्यू होगी ना, वो तुम्हारी रेंज बन जाएगी। अच्छा, मतलब अब मैं समझ में आया कि भाई, अब देखो समझ में आया, ये सर कहना चाह रहे हैं, देखिए तो सर का 4.9 आया ना, और ये अगर 9.1 आया, अगर यहाँ 4.9 की जगह 5 होता और अगर ये 9.1 की जगह 10 होता, तो फिर सर पता क्या करते, अगर यहाँ 5 होता ना, तो 5 के सामने की वैल्यू और 6 के सामने की वैल्यू, उसका जो एवरेज होता, यहां से हमारी रेंज स्टार्ट हो जाती। और ये 10 आता, 10 के सामने की वैल्यू, 11 के सामने की वैल्यू, और फिर जो ये आता एवरेज, यहां पे रेंज खत्म हो जाती। क्या सर आप यही बात कहना चाह रहे हो? वेरी वेरी गुड, इस बच्चे के लिए तालियां होनी चाहिए। मैं यही बात कहना चाह रहा हूं मेरे भाई कि अगर यहां पे होल नंबर होता, तो जो आपने बोला बिल्कुल सही है। बट भाई अब सर का नंबर फ्रैक्शनल है, देखिए यहां पे 4.9 है, 9.1 है ना, तो 4.9 का अगला क्या बनेगा? 5। तो 5 के सामने वैल्यू है 108, 108 वैल्यू है। ऐसे यहां पे 9.1 है, अगला हायर क्या बनेगा? 10, 10 के सामने वैल्यू है 122। तो एक रेंज मिल गई 108 से लेकर 122, 108 से लेकर 122 एक रेंज मिल गई। अब इस रेंज के बीच में अगर तुम्हारी ट्रांजैक्शन वैल्यू, जिस प्राइस पर तुमने ट्रांजैक्शन की है, अगर तुम्हारी वो वैल्यू इस रेंज के बीच में है, अगर तुम्हारी ट्रांजैक्शन वैल्यू इस रेंज के बीच में ना, तो तुम्हारी ट्रांजैक्शन वैल्यू ही एएलपी मान ली जाएगी। अगर तुम्हारी ट्रांजैक्शन वैल्यू इस रेंज के बीच में नहीं है, फिर जो मीडियन होगा, मीडियन, वो तुम्हारी एएलपी बनेगी। और ये मीडियन का मतलब वही दोबारा से, भैया जितना डाटा सेट है, जितने एएलपी है, उसका 50% निकालो, एक नंबर आएगा। अगर ये नंबर देखो यहां पे, अब देखो यहां पे मेरा ऊपर नंबर फ्रैक्शनल था, ये मेरा ऊपर नंबर क्या था? ये मेरा फ्रैक्शनल था ना, और देखो नीचे मेरा होल आ गया। अब अगर ये होल आ गया, तो भैया 7 के सामने और 8 के सामने की वैल्यू का एवरेज, ये मेरी एएलपी निकल के आ गई। इसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, मेरी ट्रांजैक्शन वैल्यू जितनी भी होगी उसके अकॉर्डिंग उससे मतलब चेक कर लूंगा, और जितना डिफरेंस होगा वो डिफरेंस इंडियन के इनकम में एड बैक कर दूंगा। इसको हम रेंज कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम रेंज कॉन्सेप्ट बोलते हैं। सर आप हमें क्वेश्चन दे दो ना होमवर्क, ताकि हम ना नेक्स्ट सेशन में आपको करके दिखाएंगे, और आप हमारा क्वेश्चन चेक कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें लग रहा है जरूर आएगा, ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। मैं हर अपने फेस टू फेस बैच के अंदर भी बोलता हूं, ऑनलाइन क्लास के अंदर भी बोलता हूं, ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। अब लास्ट रन के अंदर बना नहीं था, मैं पूरा श्योर था, बट इस बार मैं दोबारा श्योर हूं, ये क्वेश्चन जरूर बनना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आना बनता है। इसमें कई पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर आप गलती करके आओगे, और मैं गलती नहीं करने दूंगा। तो ऐसा करो, एक क्वेश्चन इसकी फोटो क्लिक करो जी, ये क्वेश्चन होमवर्क है, इसमें सिर्फ मैंने 7 एएलपी दी है, और इसमें इसके अंदर ना मैंने ट्रांजैक्शन वैल्यू भी दी है आपको। देखो ट्रांजैक्शन वैल्यू यहां पे दे दी है, तो 7 एएलपी है। और हेलो अंकल, हाँ अंकल आप सामने, बच्चा कह रहे अंकल का मतलब क्या है? मैं अंकल मत बोलो हमें, हाँ चलो सॉरी, मतलब जो मतलब मजाक के अंदर बोलता हूँ यार, आपसे मजाक करता हूँ, आप गुस्सा क्यों रहते हो? मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, इसमें ना आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा देना। देखो असेंडिंग ऑर्डर में लगा, ओ तेरी का, सॉरी, तो आपने शुक्र है बता दिया, नहीं तो हम गलती करके आते भाई। 165, 155, 130, 150, 125, ये तो असेंडिंग ऑर्डर में लगेगा। यस, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करना। सर ये आपने बहुत बढ़िया काम किया, अब हमें असेंडिंग ऑर्डर में भी लगाना आ जाएगा और क्वेश्चन भी करना आ जाएगा। यस, तो आपने क्वेश्चन अगली क्लास में करके आना है, आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देना है, आपने आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देना है। वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर डालते जाओगे, और जितने आंसर मेरे पास आएंगे तभी आंसर डिस्कस करूंगा। अगर कोई आंसर मुझे देगा ही नहीं ना कमेंट बॉक्स में, इट मींस किसी बच्चे ने किया नहीं, फिर मैं भी नहीं करूंगा, ये बात ध्यान देना। तो 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं जी आपको, एक तो क्वेश्चन ये वाला दिया मैंने कप मेथड का, ये वाला दिया है, और एक क्वेश्चन मैंने आपको ये वाला दिया है। ये दोनों आपने घर से होमवर्क करने हैं। उसके बाद अब देखो जी यहाँ पे, अब बच्चा कहता है सर ये तो आपको चलो मान लो डाटा दे रखा है 1 साल का, ऐसा भी हो सकता है कि अगर डाटा 1 से ज्यादा साल का दिया हो, प्रैक्टिकल लाइफ में हो सकता है, एग्जाम में कभी नॉर्मली नहीं होगा, बट अगर प्रैक्टिकल लाइफ में डाटा 1 से ज्यादा साल का दिया होगा ना, तो वेटेड एवरेज जो होगा उसका वो निकाल लेते हैं। देखो जी
इफ मल्टीपल ईयर डेटा इज गिवन देन वी हैव टू वेटेड एवरेज ऑफ मल्टीपल ईयर डेटा करंट ईयर प्लस में लास्ट 2 ईयर, मतलब पिछले 3 साल का डाटा मैक्सिमम दिया होगा, पिछले 3 साल से ज्यादा का दिया, हमें 3 साल का ही लेना होता है, 3 साल का वेटेड एवरेज निकाल लोगे, उसके बेस पे यहाँ पे ले लोगे। एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर क्वेश्चन, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में आपको केसेस हैंडल करने पड़ सकते हैं। उसके बाद रूल नंबर 10 सीए नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। याद करो एक प्रॉफिट स्प्लिट मेथड होता है ना, उस केस में रूल नंबर 10 सी एप्लीकेबल नहीं होता। ये भी गवर्नमेंट की लेटेस्ट क्लैरिफिकेशन है, ठीक है। तो आपका कप मेथड में लगेगा, रीसेल प्राइस में लगेगा, आपका ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड में लगेगा, कॉस्ट प्लस मेथड में लगेगा, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड में रूल नंबर 10 सी नहीं लगेगा। और अगर लगेगा नहीं तो एग्जाम में आएगा भी नहीं। और जब मैं कह रहा हूं कि रूल 10 सी एग्जाम के अंदर बनेगा ही बनेगा, तो ये पॉइंट हमारे नॉर्मली किसी काम का नहीं होता। उसके बाद अगर डेटा सेट आपका लेस देन 6 है, अगर एएलपी 6 से कम है तो भैया 92C2, फिर तो वही मेथड निकाल लो। और अगर डेटा सेट 6 है उससे ऊपर है तो फिर रूल नंबर 10 से आपको लगाना पड़ेगा, बस ये बात ध्यान दो। ये बात क्लियर है? पक्का पक्का? यस सर। तो ये कप मेथड भी हो गया, कप मेथड से एएलपी निकालना भी सीख लिया। अगर 5 एएलपी तो क्या होगा वो भी देख लिया, 6 उससे ऊपर है तो क्या होगा वो देख लिया, क्वेश्चंस भी होमवर्क दे दिए। अब बच्चा कह रहा है सर रीसेल प्राइस मेथड में क्या करते हैं, आओ एक बार फटाफट से पढ़ो। रीसेल प्राइस मेथड में क्या है कि प्राइस ऑब्टेन बाय एंटरप्राइज फ्रॉम एसोसिएटेड आर सोल्ड टू अनरिलेटेड। इट मींस अगर मान लो फॉर एग्जांपल प्राइस जो मैंने एसोसिएटेड से परचेस किया और आगे सेल किया अनरिलेटेड को, तो उस प्राइस को आप यहां पे बेस बना लेते हो। और वहां पे ग्रोस मार्जिन आपने क्वेश्चन में देखा होगा, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो दी होती है, नॉर्मल ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन इज सिमिलर ट्रांजैक्शन। इस सिमिलर ट्रांजैक्शन से आपने ग्रोस प्रॉफिट कितना कमाया उसको यहां से माइनस कर दोगे। उसके बाद जो भी आपके एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू कनेक्शन विद परचेज, जो भी परचेज वाले खर्च होंगे वो आप माइनस कर दोगे। उसके बाद आपका एएलपी निकल के आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है सर, ये कप मेथड से भी आसान है, ये कप मेथड से भी आसान है। एसोसिएटेड से आपने परचेज किया होगा, आगे सेल किया होगा, वो प्राइस तुम्हारा बेस बन गया। अब यहां पे आपने कहीं और से भी सेल किया होगा, किसी और को सेल किया होगा, उसमें से आपने प्रॉफिट कमाया होगा, वो प्रॉफिट बेस बन जाएगा इस ट्रांजैक्शन का, तो उसको आप माइनस कर दो। उसके बाद आपने जो सामान परचेस किया उससे रिलेटेड आपने जो भी खर्चे किए वो खर्चे माइनस कर दो, आपकी एएलपी निकल के आ जाएगी। सर क्या इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर बने हैं? 2 बार आपके एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन बन चुका है रीसेल प्राइस मेथड का। क्वेश्चन किस तरह का बना मैं आपको दिखाता हूं। याद करो क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन किया था, ये रहा रीसेल प्राइस मेथड। ये क्वेश्चन है रीसेल प्राइस मेथड का। इस क्वेश्चन की अगर फोटो क्लिक करनी है फोटो क्लिक कर सकते हो जी। इस क्वेश्चन की अगर फोटो क्लिक करनी है फोटो क्लिक कर लो। ये रीसेल प्राइस मेथड का है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपके रीसेल प्राइस मेथड का है। ये भी आप होमवर्क कर लेना, अगर समझ में नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं करवा दूंगा आपको नेक्स्ट लेसन के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद देखो फिर यहाँ पे कॉस्ट प्लस मेथड तो बिल्कुल आसान है। कॉस्ट प्लस मेथड के अंदर क्या है कि जो भी आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू एसोसिएटेड। इट मीन जो प्रॉपर्टी आपने एसोसिएटेड को ट्रांसफर की है उसकी जो भी आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो आप यहां पे निकाल लो। फिर यहां पे ऐड कर दो नॉर्मल ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन अराइज फ्रॉम सिमिलर ट्रांजैक्शन। सिमिलर ट्रांजैक्शन से जो भी आपने ग्रोस प्रॉफिट कमाया है उसको यहां पे ऐड कर दोगे और माइनस कर दोगे, प्लस कर दोगे फंक्शनल डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो आपके हैं वो डिफरेंसेस आप माइनस कर दोगे, आपका एएलपी निकल के आ जाएगा। तो सिंपल सी बात ये, आपको मैंने पहले भी कहा था ये कब लगता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाले केस में। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नॉर्मली क्या करती है, याद करो कॉस्टिंग के अंदर आपने किया होगा एग्जीक्यूटिव में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, वो आपने कॉस्ट यहां पे लेनी है। जितना मैंने सिमिलर ट्रांजैक्शन से ग्रोस प्रॉफिट कमाया होगा वो यहां पे ऐड हो जाएगा। फिर जो भी आपके फंक्शनल डिफरेंस होंगे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के बीच में उसको ऐड माइनस करके आपका जो प्राइस आएगा दैट इज योर एएलपी, उससे आप कंपेयर कर लो। ठीक है जी। सर क्या कब कॉस्ट प्लस मेथड का भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है? एग्जाम में कभी नहीं आया, एग्जाम में कभी नहीं आया, बट एक कॉस्ट प्लस मेथड का क्वेश्चन है जो हमने क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपका है कॉस्ट प्लस मेथड का, एग्जाम में कभी नहीं बना जी। ये क्वेश्चन सीए फाइनल लेवल के, सीए फाइनल के अंदर बने हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में जो लोग बिग 4 में काम करते हैं ना उनके सारे मेथड के काम होते हैं। ठीक है जी, बट ये इसका आंसर है जी, ये इसका आंसर है, ये कॉस्ट प्लस मेथड का उसका आंसर है ये वाला। एक बार ये भी निकाल के देख लेना अगर समझ में आता है तो। ठीक है जी, वैसे तो आपने क्लास में किया होगा बट अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये कप मेथड को निकालने का फॉर्मूला है जी, ये कप मेथड को निकालने का फॉर्मूला है। उसके बाद देखो जी यहाँ पे प्रॉफिट स्प्लिट मेथड हो गया। प्रॉफिट स्प्लिट मेथड में क्या होता है, टोटल कॉस्ट इंकर्ड बाय एंटरप्राइज, जितनी उसने टोटल कॉस्ट इंकर की है वो यहाँ पे आ जाती है।
प्लस में कंबाइन नेट प्रॉफिट ऑफ एंटरप्राइज, जो नेट प्रॉफिट जो होगा कंबाइन जो होगा पूरी एंटरप्राइज का, उसको आप यहां पे ऐड कर दोगे, ये आपकी एलपी निकल के आ जाएगी। सर इसमें से कभी ना क्वेश्चन बनना है ना बनने के चांसेस हैं, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी एप्लीकेबल नहीं होता, और ये आपको पता भी नहीं होना चाहिए। हाँ अगर आपकी किस्मत इतनी बुरी हुई, किस्मत इतनी खराब है कि उसने ये बोल दिया 6 मेथड एक्सप्लेन करो, तो फिर ये आपको प्रॉफिट स्प्लिट मेथड लिखना पड़ेगा। बट मुझे पूरी उम्मीद है इतना भी आईसीएस ही हमारा भला है बुरा है, जैसा भी हमारा पति हमारा देवता है। बच्चे कह रहे डायलॉग मत बोला करो, उन्होंने हमारे एग्जाम पोस्टपोन नहीं किए, कुछ भी है, हमारा प्रोफेशन से नालायक हमारा प्यार होना चाहिए जिस प्रोफेशन के अंदर हम है, ठीक है ना। उसके अंदर बैठे जो लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहा, बट जिस प्रोफेशन के अंदर हम हैं उससे तो हमारा प्यार होना चाहिए ना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एग्जाम में क्वेश्चन उम्मीद नहीं है, बट अगर बन गया तो ये मेथड आपको लिख के आने पड़ेंगे। उसके बाद ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड देखो यहाँ पे, नेट प्रॉफिट मार्जिन रियलाइज बाय एंटरप्राइज फ्रॉम एसोसिएटेड, मतलब जितना आपने नेट प्रॉफिट कमाया है उसके बेस पे आप क्या करोगे, एएलपी निकालोगे, उसको कंपेयर करोगे विद अनरिलेटेड ट्रांजैक्शन लाइक कप मेथड। मतलब जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट यहां से आ रहा है उसको कंपेयर करो दूसरी पार्टी से, कप मेथड से, अनकंट्रोल पार्टी से, उसको बेस बनाकर तुम अपना एएलपी निकाल दोगे। प्रैक्टिकली नोट एप्लीकेबल, एग्जाम के अंदर भी नोट एप्लीकेबल। तो आपको बस दो मेथड अच्छे से करने हैं, दो मेथड अच्छे से करने हैं आपके एग्जाम के लिए, एक तो कंप मेथड और एक रीसेल प्राइस मेथड। कोस्ट प्लस मेथड सिर्फ एक बार पढ़ना है, आपकी बुक में से पढ़ना है पढ़ लेना, नहीं तो यहां से पढ़ लेना, इसको पोज करके उसको लिख लेना। प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड तब पढ़ने हैं अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा, प्रैक्टिकल नहीं बनेगा, 200% नहीं बनेगा, ये बात ध्यान देना, क्योंकि जो मेथड प्रैक्टिकली ही रेलिवेंट भी इतने नहीं है तो आपके एग्जाम के अंदर भी नहीं आ सकते। और आप चेक कर लो जितने एग्जाम आपको उठाने हैं उठा के देख लो, या तो क्वेश्चन मिलेगा कप मेथड का या क्वेश्चन मिलेगा आपको रिसेल प्राइस मेथड का, ठीक है जी। तो ये आपका फिर यहां तक हमने बस ये 6 मेथड आज करने थे, और मेन मुझे रेंज मेथड आज करवाना था। इस रेंज मेथड में कोई भी डाउट हो पूछ लेना यार प्लीज, ये रेंज मेथड मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका ये क्वेश्चन आप होमवर्क करके आओगे जी, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क करके आओगे, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, रेंज निकालना, ट्रांजैक्शन वैल्यू कंपेयर करना, उसके बीच में है ठीक है, नहीं तो फिर मीडियन निकालना, जो मीडियन होगा वही तुम्हारा एएलपी होगा, उसके बेस पे फिर तुम एड बैक कर देना। और बाकी कप मेथड का क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, एक करवा दिया एक दे दिया, ये आपके कप मेथड होंगे, ठीक है। चलो फिर बाकी मुलाकात करेंगे जी नेक्स्ट सेशन के अंदर। और जो बच्चे यहाँ पे बैठते हैं पूरा का पूरा आधा घंटा, जो भी मेरे ख्याल से लास्ट सेशन के अंदर देखा था 30-35 बच्चे ही बैठते हैं, ठीक है जी। तो कई बार लगता तो है कि इतने कम बच्चे हैं, या तो उन बच्चों को सारा कुछ आता है, बट फिर भी जो अपना फर्ज है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके प्रति, वो मैं निभाता रहूंगा सर। मुझे डेली एमडब्ल्यूएफ में आना है तो आना है, चाहे वो सिंगल बच्चा भी देख रहा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके अंदर ऐसे कोई मेरी ईगो नहीं है कि एक बच्चा ही देख रहा तो मैं नहीं आऊंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सबके लिए। बाकी अगर कोई बच्चा खुद का भला चाहता है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आके ना तो मैं गाने गा रहा हूँ, ना मैं टिकटॉक पे वीडियो दिखा रहा हूँ, ना मैं फिजूल की बातें कर रहा हूँ, या तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन दे देता हूँ अगर जो मेरी तरफ से होता है, या थोड़ा बहुत आपको समझा देता हूँ। और अगर ये सारी बातें आपको ऑलरेडी पहले से ही पता है फिर तो आप महाज्ञानी हो, उसके तो बात मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है जी। चलो तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, इस टाइम पर अपने पेरेंट्स को परेशान मत करो। घर में बड़े होने के नाते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको पढ़ाई भी करनी है, घर वालों को भी संभालना है, उन्हें भी मोटिवेट करना है, खुद भी मोटिवेट रहना है। ये नहीं पागलों की तरह खुद भी डिमोटिवेट हो जाओ, फ्रस्ट्रेशन लेवल घर वालों पे उतारो, छोटे भाई बहन पे उतारो। ध्यान रखना भगवान कभी माफ नहीं करता फिर, ठीक है। मैं सही बात बोल रहा हूं, मेरी बात बुरी लगेगी, भगवान कभी माफ नहीं करता। उसको लगता है यार तेरा टाइम तेरे पास इतना बढ़िया टाइम हमने दे दिया, भैया मानते हैं सारी प्रॉब्लम हमारे अगेंस्ट है, अब इस अगेंस्ट सिचुएशन से ही तो निकल के बाहर आना है। अगर इसके अंदर हम ही ढीले पड़ गए, हम ही डिमोटिवेट हो गए, तो फिर भगवान क्या बोलेगा, बस तेरी परीक्षा फिर सफल कहां हुई। तो यही टाइम है सर, यही टाइम है, इसी में हमें उठना है और अपने बड़े बुजुर्गों का भी साथ देना है, घर का भी साथ देना है, पापा को भी पूरा पापा को बोलना है, पापा कोई दिक्कत नहीं, इस बार मैं सीएस बन के दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो, सारी मैं तैयारी करूंगा, आप टेंशन मत लो बिल्कुल, ठीक है। बाकी आप समझदार हो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, फटाफट से बस मेरा गला भी सही हो जाए जी। और अगर आपको थोड़ा आज मतलब लगा कि मेरा गला बैठा हुआ है, आवाज सही से नहीं आई, तो दोबारा से सॉरी बोल सकता हूँ यार, और मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, ठीक है। बट मैंने पूरी कोशिश की है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।